अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ायज़ा बुखारी। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे वफाकी बजट के हवाले से। सन 2024 और 2025 का जो वफाकी बजट पेश किया गया है हुकूमत की जानिब से, वफाकी काबीना ने मंजूर तो कर लिया है, लेकिन IMF ने जो पहले शराइत लगाई थी उन शराइत को देखते हुए एक बजट को तरतीब दिया गया था। आज डू मोर का मुतालबा किया जा रहा है, यानी कि इससे पहले जिन चीज़ों की कीमतों में इजाफा किया गया था, टैक्स लगाए गए थे, आज फिर दोबारा से ये मुतालबा किया जा रहा है कि टैक्सेस में इजाफा होना चाहिए और मजीद चीज़ों की कीमतों में भी इजाफा होना चाहिए। यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही कई सवालात जो हैं वो सामने आ रहे थे कि एक आम बंदे को किस तरह से रिलीफ मिल सकता है, लेकिन जैसे ही वफाकी काबीना ने इस बजट को मंजूर किया वो सवालात भी ख़त्म हो गए कि आखिर एक आम बंदे को रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब डू मोर का मुतालबा जो IMF की जानिब से किया जा रहा है, हुकूमत उसे किस तरह से देखती है। और अगर हम बात करते हैं चीज़ों में कीमतों के हवाले से, तो बिजली की कीमतों में भी मज़ीद इजाफा करने के हवाले से ख़बरें सामने आ रही हैं। 1 जुलाई से कुछ नई कीमतों का इतलाक भी किया जाएगा और पेट्रोल भी मज़ीद महंगा किया जाएगा। बिजली ने हर शख्स को मुतासिर कर रखा है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, एक लेजेंड आर्टिस्ट जिन्होंने एक वीडियो बना के अपनी भेजी है और अपना पैगाम हुकूमत के नाम भेजा है, राशिद महमूद साहब। पहले हम उस वीडियो को मुलाहिजा करते हैं, फिर अपने पैनल की तरफ बढ़ते हैं। राशिद महमूद हूँ और आप सब शनासा हैं मुझसे। आज इस लम्हे मौजूद में 45,368 रुपए का बिल आ गया है। 701 यूनिट है। आपके इल्म में है कि मैं 4 मरतबा हार्ट के मुख्तलिफ उस अटैक से रब मुझे जिंदा बचाते रहा है। आज मैं फील कर रहा हूँ कि मेरे रब क्यों बचाया मुझे। 45,368 रुपए का बिल आ गया। अरे तुम हमें कुछ दे नहीं सकते तो हमारा जीना भी हमसे छीन रहे हो। नेशन के लिए कुछ नहीं है, सब अपने अपने सर्वाइवल गिमिक्स में। मैं किसी पर्टिकुलर सियासी जमात की बात नहीं कर रहा, सब के सब एक जैसे हैं और सब अपने सर्वाइवल के लिए जो कुछ कर रहे हैं इस मुल्क में, हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। या मेरे पाक परवरदिगार रहम कर हम पर, रहम। जी, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक वीडियो आपने मुलाहिज़ा की है। इस तरह की बहुत से वाक़यात मौजूद हैं। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं आज़म चौधरी साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। आज़म चौधरी साहब, कल भी हम बात कर रहे थे कि बजट की जिस तरह से मंजूरी दी गई और आपने उसमें बड़ी डिटेल से मराद का जिक्र भी किया था कि किस तरह से पार्लियामेंट में रहने वाले लोगों को मराद दी जा रही हैं। आज IMF ने डू मोर का मुतालबा कर दिया है। ये डू मोर का मुतालबा आप इसे इस हवाले से क्या कहते हैं और हुकूमत इस तमाम तर पॉलिसी को किस तरह से आगे बढ़ाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायज़ा। सबसे पहले तो मैं ये राशिद साहब के क्लिप पे बात करूँगा। जी प्लीज़। आपने ये क्लिप सुना है, उसका एक एक लफ्ज़ दर्द में डूबा हुआ है। एग्जैक्टली ऐसा है। और राशिद साहब ने ये सिर्फ उन्होंने अपनी बात नहीं की है, ये हर आम आदमी के जज्बात की उन्होंने तर्जमानी की है। इस वक्त हर आम आदमी इसी किस्म की मुश्किल में गिरफ्तार है। हर आम आदमी उसको समझ नहीं आ रही कि बच्चे के मुंह में नवाला डाले या बिजली का बिल जमा कराए। ये हकायक वो हकायक हैं तलख जो या तो हुकूमत को नज़र नहीं आ रहे या हुकूमत देखना नहीं चाह रही। बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त पूरी कौम मुश्किल का शिकार है। बिजली के बिल इतने ज़्यादा हो चुके हैं। आप देखें ना, कल भी मैंने अर्ज़ किया था 200 यूनिट पे आप कह रहे हैं जी 3,000 समथिंग बिल, 201 यूनिट पे आप कह रहे हैं 8,000 रुपया बिल, 5,300 रुपया एक्स्ट्रा एक यूनिट पे आप। ये कौन से फार्मूले हैं? ये कौन से बाबू हैं जो दफ्तरों में बैठ के ये फार्मूले बनाते हैं? ये सियासतदानों को नज़र नहीं आता। भाई आपको हम वोट देते हैं, आपको पार्लियामेंट में भेजते हैं, अपने मसाइल हल करवाने के लिए आपको भिजवाते हैं और वहाँ पे बाबू बैठ के वो दादोशुमार का गोरख धंधा बनाते हैं और आप वही अजाब कौम पे कर देते हैं, नाफज कर देते हैं। ये फौरी तौर पे हुकूमत को इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, ना कि IMF के कंधे पे रख के नई शराइत। आप देखें ये आज जो खबरें आ रही हैं कि IMF ने डू मोर का मुतालबा किया है। कल निशात साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से समझाया था कि IMF का मुतालबा ये नहीं होता, अपनी कौम को नहीं मारना। उनके मुतालबात वो बड़े रियलिस्टिक से उनके मुतालबात होते हैं। जहाँ पे ज़रूरत होती है वो एडवाइस करते हैं आपको, वो डंडा नहीं मारते आपको। वो एडवाइस करते हैं कि यहाँ पे आपकी लीकेज हो रही है, यहाँ से आप पैसे बचा सकते हैं, यहाँ से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आगे इनका काम है कि उन जो वो एडवाइस करते हैं उसको माने, उसके मुताबिक चले। अब एक तरफ तो कहते हैं जी कि बिजली और गैस की कीमतें बढ़ानी है, ये IMF का मुतालबा है। IMF तो ये भी कह रही थी कि अपनी मराद कम करें। जी बिल्कुल।
IMF तो ये भी कह रही थी कि तमाम पॉलिटिशियन जो पार्लियामेंट में बैठे हैं अपने एसेट्स डिक्लेयर करें। IMF ये भी कह रही थी कि तमाम ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो अपने एसेट्स भी डिक्लेयर करें और उनकी मराहत ख़त्म की जाए। IMF के तो बहुत सारे मुतालबात थे, वहाँ पे वो मुतालबात तस्लीम नहीं होते, जहाँ पे अवाम की बारी आती है आप अवाम के ऊपर वो अजाब नाजिल कर देते हैं। और एक तरफ IMF का डू मोर का हमें मुतालबा दिखा रहे हैं, कल अपनी मराहत में आप इजाफा कर रहे थे। भैया कौन सी दोगली पॉलिसी है आपकी? या तो आप वाज़ेह तौर पे कह दें कि इस कौम का जीना मरना जो कुछ भी है वो मतलब हुकूमत का, स्टेट का, उससे कोई लेना देना नहीं है। भाई आप ना तो आप जीने दे रहे हैं ना आप मरने दे रहे हैं। वो यही बात कर रहे हैं कि मैं अब मर जाना चाहता हूँ, मैं इस मुल्क में अब जी के क्या करूँगा, यही बात वो कर रहे हैं। किस कदर तकलीफ दे बात है ये हुक्मरानों को सुनाई नहीं दे रही है आवाज़, ये हर पाकिस्तानी की आवाज़ है। नौशाद साहब, अनफॉर्चुनेटली अगर हम अपने रियासत के मेक ओवर को देखें तो वो उसके एक्सपेंस में मज़ीद इजाफा ही होता चला जा रहा है। वो किसी भी सूरत में हो, चाहे वो वफाक में हो, चाहे वो हम अगर सूबाई लेवल पे बात करें, ये चीज़ें बढ़ती चली नज़र आ रही हैं। एक आवाज़ राशिद महमूद साहब की जो हमने सुन ली, जो हाईलाइट हो गई है, ऐसी बहुत सी आवाज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, या हो सकता है कि शायद उन आवाज़ों में हम भी शामिल हो जाएं आइंदा आने वाले दिनों में। ये डू मोर का मुतालबा और सिर्फ एक आम बंदे के लिए उस पॉलिसी को तरतीब देना, आप इसे इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो राशिद महमूद साहब की जो बात है वो मैं करना चाहूँगा। उसकी वजह ये है कि उनके अल्फाज जो फ़िक्र थे उसके अंदर एक बड़ी अहम चीज़ थी। अगर आप उसको गौर करें, उन्होंने कहा कि क्यों मुझे बचाया अल्लाह ने 4 दफ़ा। अब मैं बात करूँगा, शायद नागवार गुजरे, उन्होंने शायद इसी दिन के लिए उनको बचाया था कि वो 700 यूनिट या 701 यूनिट का बिल 45,000 रुपये समथिंग वो देख सकें। क्योंकि अदरवाइज़ तो आज से चंद साल पहले अगर कोई आपको ये कहता कि जी मेरे 700 यूनिट का बिल जो है वो 45,000 से ज़्यादा है, तो आप यकीन करें, आप तस्लीम ही ना करते, आप कहते ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात यह है कि यार हुकूमत, अगर IMF ने सारा कुछ तय करना है तो आप भाई जाके घर बैठ जाएं, IMF के नुमाइंदे को, कंट्री हेड को कहें जनाब पाकिस्तान का भी आप चार्ज संभाल लें या ये ईवान शिवान बंद करें। क्योंकि इन ईवानों के अंदर जो मामलात हैं वहाँ तो मुराद बढ़ाने की बातें हो रही हैं। वहाँ पर तो क्या कहा जा रहा है, हमारे फ़ज़ाई सर्विस टिकट भी जो है वो आगे कर दिए जाएँ, वाउचर भी बढ़ा दिए जाएँ, और तो और वो हमारा जो सफरी जो पर किलोमीटर जो सफरी अखराजात हैं वो भी 10 रुपये से बढ़ा के, यानी 1.5 गुना बढ़ा लिए। 15 10 से 25 किए, 15 रुपये बढ़ा लिए, 1.5 गुना बढ़ा लिए जो पहले थे। अब मसला ये है कि आप एक तरफ जब आप कौम को कहेंगे कि जी हमें माशी बहरान का सामना है और इसके लिए हमें टैक्स जो है ना वो लगाने बहुत ज़रूरी है, और टैक्स लगाने का जो आसान तरीन तरीका है ना, सबसे आसान तरीका जो मैं और आप भी कर सकते हैं वो यही है कि बिजली के बिलों को बढ़ा दो, पेट्रोल की लेवी लगा दो, टैक्स बढ़ा दो। बकौल चौधरी साहब के ये टैक्स का नाम नहीं मिलता तो अदर लगा दो। ठीक है, ये दुनिया का आसान तरीन काम है। अगर ये आसान काम ही करना है तो फिर इतना लोगों ने आपको मुंतखब करके वहाँ भिजवा कर, और इतने बड़े बाबू और इतनी बड़ी फॉर्चूनरें और लैंड क्रूजरें और पता नहीं क्या क्या मुराद देने का क्या ज़रूरत है सर हमें? चौधरी साहब, मैं और आप जाके बैठ जाते हैं, ये तो काम हम भी कर लेंगे, कोई जो मैट्रिक पास FA BA पास भी कर ही लेगा। इसलिए मेरी नज़र में, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, देखें प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, प्रॉब्लम कैसे आ रहा है। प्रॉब्लम ऐसे आ रहा है, आप कहते हैं कि जी हमने अखराजात में कमी करनी है। जी बिल्कुल ऐसा है। ईवान सदर कहता है जी मेरा जो इस दफ़ा का जो बजट है ना आइंदा साल के लिए वो 2.2 अरब रुपए कर दें, जो पिछले बजट से कई फीसद ज़्यादा हुए। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। आप कहते हैं कि जी ये हम जो है ना बचत कर रहे हैं, हम जो अवाम में बड़ी पिस रही है, हम बचत कर रहे हैं, और बचत का आलम ये है कि सारे सरकारी इदारे, जितने मेजर आइनी सरकारी इदारे हैं चौधरी साहब, 22% से 62% तक एक्स्ट्रा बजट खर्च कर चुके हैं जी, जिनकी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स अभी अप्रूव कराते फिरेंगे कि जी ये हमने एक्स्ट्रा खर्च कर लिया, खर्च एक्स्ट्रा। और उस एक्स्ट्रा खर्च करने के बाद फिर मजीद जो है वो तकरीबन आप समझ लीजिएगा 50-60% या 20% या 30% मजीद बजट को बढ़ाने की बात की जा रही है। जी। तो वज़ीर आज़म साहब जब ये तकरीर कर रहे होते हैं
तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि पहले जो है ना वो पहले पूछ लें अपने बाबुओं से, जिनका जिक्र चौधरी साहब ने किया, उन बाबुओं से ये आदाद शुमार भी ले लिया करें कि जनाब ये तकरीर मैं करने लगा हूँ, कुछ सपोर्टिंग मेरे पास कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हैं कि मैं बता सकूँ कि हमने जो है वो जो ये जो वहाँ जो कौमी असम्बली का AC ज़रा कम चलाया था, बिजली ज़रा थोड़ा सा कम आया, या हमारी गाड़ी का पेट्रोल कम लगा, या हमारे ये जो तमाम अरकान असम्बली हैं इन्होंने तनख्वाहें जो हैं वो लोगों के बिजली के बिलों के एवज़ जो है ना वो अपनी छोड़ दी हैं कि आप बिजली के बिलों के अंदर पैसे ना बढ़ाएं, हमारी तनख्वाहें इस मद में काट लें, या पंजाब असम्बली ने या सरहद असम्बली ने या KP के असम्बली ने या सिंध ने, किसी ने भी नहीं, उनको गर्ज किस चीज़ से, आप कहते हैं हमारे सफरी पैसे जो वो पर किलोमीटर के हिसाब से, वो आप देखें कराची से या सखर से या वहाँ से जो बंदा चलेगा इस्लामाबाद पहुँचेगा तो पर किलोमीटर के हिसाब से आप हिसाब लगा लेंगे उनका आना जाना जो है वो पाकिस्तानी कौम को क्या पड़ रहा है। मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि वज़ीर आज़म के खर्चे कम किए जाएँ या इनके, मैं ज़ाती तौर पर इन चीज़ों का कायल नहीं हूँ, लेकिन जिन हालात से हम गुजर रहे हैं और जब राशिद साहब जैसे लोग जो हैं जिन्होंने इस मुल्क की खिदमत की है वो इस हाल को आप पहुंचे हैं कि वो वीडियोस बना के बता रहे हैं कि जनाब 700 यूनिट का बिल 45,000 रुपए, और ऊपर से आप हमें ये नवीद सुना रहे हैं। मैंने कल भी ये बात बताई थी, चौधरी साहब ने अभी उसका हवाला भी दिया है कि यार वो ये IMF कहाँ कहता है आपको कि ये A-B-C इस तरह करके आप, वो तो कहते हैं आपने इतने अखराजात हैं, आमदन में तवाज़ुन पैदा करें, आपने इतने कर्ज ले लेके पहले ये काम करते रहे, अब कर्ज जो है वो चुकाने के लायक रहे नहीं है, इसलिए जो है वो अब आपको एक्स्ट्रा मयर्स लेने पड़ रहे हैं। भाई एक्स्ट्रा मयर्स लेने हैं तो वहाँ 500 अरब रुपए के जो सालाना नुकसान कर रहे हैं उनको खत्म करें उन इदारों। मेरा क्या कसूर है भाई, PIA नुकसान कर रही है, मैंने क्या गलती की है, राशिद साहब की क्या गलती है इसके अंदर के PIA जो है वो खसारे में जा रही है। दोबारा आऊंगी, अगर बात कर रहे हैं हम लोग के राशिद महमूद साहब, तो यहाँ पे फिर अनफॉर्चुनेटली अगर देखा जाए इदादो शुमार निकाले जाएं तो आजम साहब आप भी, नुशाद साहब आप भी, और हम सब लोगों ने हर गली के अंदर राशिद महमूद साहब बैठे हुए और हमने रियासत को पे किया है, हर सूरत में पे किया हुआ है। सर अगर हम बात करते हैं रियासत के हवाले से और पॉलिसीज़ के हवाले से बात की जाती है तो आज़म साहब, एक तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ जिसको हमने कई दफ़ा डिस्कस किया कि हुकूमत चाहे अली बे ते से किसी की भी हो, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ कुछ इश्यूज़ पे हमें नज़र ही नहीं आई है। आज IMF जब डू मोर का मुतालबा कर रहा है तो क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या उनकी कोई तजर्बाकार टीम उन्हें ये बता नहीं पा रही कि सर हमारा इतना खर्चा, ये इतने एक्सपेंस ज़्यादा हो चुके हैं, हम इन्हें कम कर लेते हैं ताकि एक आम बंदा जो है जो ऑलरेडी पता नहीं किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा है उसके लिए रिलीफ आ जाए। बड़ा मासूमाना सवाल है आपका है, बड़ी मासूमियत से एक तरफ वो बढ़ा रहे हैं अपने सारा कुछ और आप कहती हैं कि वो बताएं कि हम कम कर लें। मैं दरख्वास्त मैं ताज़ा तरीन आपको एक मिसाल देता हूँ। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी साहब के अपने घर का बिल आ गया 21 लाख रुपया। 21 लाख? 21, उनका जाती घर है। उन्होंने फौरी तौर पर उसको गवर्नर का अपना घर डिक्लेयर कर दिया, कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, नोटिफिकेशन कर दिया। माल टाउन में जो 180H है वो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस डिक्लेयर है। माल टाउन में उसके सामने वाले ब्लॉक में शहबाज शरीफ का जो अपना घर है वो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है डिक्लेयर है। जाती उमरा CM और प्राइम मिनिस्टर दोनों का घर डिक्लेयर है, बिल्कुल ठीक है। जरदारी साहब के भी होंगे, बाकी भी इतने सारे गवर्नर, वुज़रा आला, इन सब ने अपने अपने 2-2, 3-3 घर जो है ना, बंगले, घर, इधर उधर डेरे, उनको कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिया हुआ है। भाई अगर आपको कौम का इतना ही दर्द है तो कम से कम ये छोड़ दें, लोगों को थोड़ा सा रिलीफ दे दें। बिल्कुल आपने तमाम चीज़ें, ये मैंने सिर्फ कुंडी साहब के एक आपको बताया, लेकिन ये आज से नहीं है। जब से मैं इस जर्नलिज्म में हूँ और मैं ये सियासत को देख रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, मैंने यही देखा है जो मुंतखब हुआ है उसने 3-4 अपने पॉइंट्स जहाँ पे उसने उठना, बैठना, सोना, आना जाना, उसने वो ऑफिशियल डिक्लेयर करके उसके तमाम अखराजात गवर्नमेंट के खाते में डाल अपने लिए रिलीफ ले लिया, ठीक है। ये है रवैये, और आप कह रही हैं कि वो कमी करें अपनी मराहत में, ये कैसे मुमकिन है? फ़ायज़ा यही चीज़ है, जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तो ये कुछ और दावे करते हैं। कोई कहता है मैं 100 यूनिट फ्री दूंगा, कोई कहता है मैं 200 यूनिट फ्री दूंगा, कोई कहता है जी मैं मुफ्त घर दूंगा। आप मुझे बताएं, जब इक़्तिदार में आते हैं तो क्या कॉलोफेल का तजाद सामने नहीं आता? बहुत ज़्यादा, कितना बड़ा तजाद है इनके कॉलोफेल में, और उस वक़्त अवाम का दर्द, अवाम की तकलीफ़ उन्हें सताई जा रही होती है। ये सियासतदान मर रहे होते हैं अवाम की तकलीफ़ में, और जैसे ही इक़्तिदार में आते हैं वो तकलीफ़ें जो अवाम पहले बर्दाश्त कर रहे होते हैं उसको मल्टीप्लाई करके उस अवाम को मज़ीद तकलीफ़ में मुब्तला करते हैं। अभी हालिया ये जो बिजली है, बिजली, गैस, ये चीज़ें,
आप देखें दिन ब दिन अवाम की तकालीफ ये बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब हमारे पास एक ही फोरम रह जाता है, वो है पार्लियामेंट, जो पूरी कौम का जो मरकज़ होता है, जिसकी तरफ देखना होता है कि वहाँ से रिलीफ मिलेगा। जब पार्लियामेंट के अंदर से ही तकलीफें उठनी शुरू हो जाए तो फिर आपको कौन रिलीफ देगा? बिल्कुल ऐसा है। फिर ये राशिद मूसा जो बातें कर रहे हैं ना, इसका अगला स्टेप क्या है? इसका अगला स्टेप है खुदकुशियाँ। इसका अगला स्टेप है लोग अपने बच्चों को भूखा नहीं देख पाएंगे। ऐसा ही है। लोग आपको याद है माजी में भी हमने देखा, जो ज़्यादा तकलीफ में होते थे, माओं ने अपने बच्चों समेत नहरों में छलांगे लगाई, दरियाओं में छलांगे लगाई, जहर पी लिया, एक दूसरे को मार लिया, बच्चे तक बेचना शुरू कर दिया। इंसान अपनी भूख बर्दाश्त कर लेता है, अपनी औलाद की भूख अपनी नज़रों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता इंसान। लाकानूनियत बढ़ेगी, पाकिस्तान में मार धाड़ बढ़ेगी और उसके बाद खुदकुशियाँ होंगी अगर इन हुक्मरानों ने आंखें ना खोली और अवामी मसाइल के ऊपर इन्होंने कुछ हल ना किया। Exactly. नुशाद साहब, अगर हम वो कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें तारीख का ऐसा हिस्सा रह जाती हैं कि आप उन्हें चाह कर भी नहीं निकाल पाते हैं। मरीम नवाज साहिबा की भी एक स्पीच पड़ी हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 100 यूनिट से ज़्यादा वाला बिल हो तो अदा नहीं करना, ये नहीं करना, और सब सियासतदान ये बात करते रहे हैं। आज रियासत जिस मुकाम पर लेकर आ चुकी हुई है, माजी की सिचुएशन कुछ और थी। आज आपका नौजवान तबका पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता और जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए ना जवान रहना चाहता ना बूढ़ा रहना चाहता। आपको किसने कहा कि बाकी नहीं रहना चाहते? आपको मैं आज मौका मिले, मुझे मौका मिले तो कौन कर रही थी जवान? आप कहती कि आप लोग नौजवान हैं, आप मुझे ये जो हमारे जितने भी लोग इस वक्त खड़े हैं, किसी से भी पूछ के देख लीजिए, अगर इनको कोई बाइज्जत रोजगार मुहैया कर दिया जाए आज तो ये कभी भी यहाँ ना रुके। तो निशात साहब, ये फिर रियासत किस तरह से क्या प्लान तरतीब देगी, क्या करेगी रियासत? देखिए, रियासत के पास फिलवक्त जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, इसके अंदर मुझे तो बहरहाल अभी कोई प्लानिंग इस तरह की नज़र नहीं। एग्जैक्टली। देखिए 100-200 यूनिट और जो इससे ये वाले मामलात है ना, इससे आप कोई वक्ती रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन जो पहले आपने बात की थी ना कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़, वो बड़ा मैटर करती हैं। एग्जैक्टली। अब आप जो डेट सर्विसिंग के एक ऐसे जंजाल में फंस चुके हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। जो बजट के अंदर जिस तरह की जो बजट मैं पढ़ पाया हूँ, उसके अंदर जो जिस किस्म की डेट सर्विसिंग और आप कह लिए डेट मैनेजमेंट की जो एरिया मैंने पढ़ा है, उसके अंदर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप कर्ज तो या उनकी एक साथ या कर्ज तो अदा करेंगे, लेकिन आप कर्ज कम करने की पोजीशन में नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि आप अपने अखराजात पर काबू नहीं पा रहे। जब तक आप अपने अखराजात और अपनी आमदन के अंदर तवाज़ुन पैदा नहीं करेंगे, तब तक आप इकॉनमी को स्टेबलाइज नहीं कर सकते। आप IMF के पास जाने के लिए इसलिए मजबूर हैं कि आपके जो एक्सटर्नल डेट है उसकी मैनेजमेंट उसके बगैर मुमकिन नहीं रही आपके पास, तो आप उसके IMF के पास जाने को मजबूर है। IMF जो शराइत लगाता है वो आपसे कहता है कि आपने ये पैसे कहाँ से मुझे वापस देने हैं। अब जहां से वापस देने चाहिए, जिस पे हम बार बार बहस करते हैं, वो ये बेचारे 100, 200, 500, 700, 800, 1000, 1500 यूनिट वाले नहीं हैं। वो लोग हैं जिनके बिल 21 लाख की बात हो रही है। ये वो लोग हैं जिनके बारे में आप बताया करती थी कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि इनको इतने अरबों खरबों की सब्सिडीज दी जाती हैं। बिल्कुल। फिर जो कम करने वाली बात है, मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि FBR कहता है कि इस मुल्क के अंदर 5,800 अरब रुपए की टैक्स चोरी है, जिसमें से 3,000 अरब रुपए सेल्स टैक्स की चोरी है। आपके घर में फर्ज कीजिए कोई आटा पड़ा हुआ है, आपके घर से अगर आप ला के वहां आटा उस कनस्तर में डालते रहेंगे और वो निकालते रहेंगे, तो वो वही का वही रहेगा मामला, जब तक आप उस चोरी को बंद नहीं करें। चोरी को बंद किए बगैर आप मामला को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, IMF ने मुतालबा तो कर दिया है कि डू मोर किया जाए, लेकिन हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वह डू मोर का मुतालबा किस तरह से पूरा करेगी। यहाँ लेते एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज को प्रोग्राम का हिस्सा बने। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से। इससे पहले भी मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक ख़त लिखा था जिसमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। आज ही कुछ ऐसा मामला देखने को नज़र आया है जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने इंसदाद दहशतगर्दी के जो जज हैं उनको हरासा करने के मामले के ऊपर 4 सफ़हात पर मुश्तमिल अपना एक तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से इदारों की मुदाखलत जो है वो की जा रही है, इस मुदाखलत को रोकना पड़ेगा। मज़ीद उन्होंने IG पंजाब को भी
मेंशन किया है। इसी के साथ साथ दूसरी तरफ पर जस्टिस अतर मनिल्ला ने भी ये कहा है कि हमारा जो इलेक्शन का निज़ाम है वो शफाफियत पर नहीं है और यही वजह है कि हमारी बहुत सी चीज़ों को जो है अगर समझा नहीं जाता है तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। आज़म चौधरी साहब, इन डिटेल जो एक फ़ैसला सामने आया है, हमने अपने प्रोग्राम में पहले भी बात की थी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मामला शुरू हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल इंडक्शन भी हो रही है, इदारों के प्रेशर भी हो रहे हैं। आज जो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला आया है उससे इन डिटेल भी बताइएगा और आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? देखिए फ़ायज़ा, जुडिशरी, इस्टेब्लिशमेंट, ये सारे जो है ना ये स्तून है, पिलर हैं जी स्टेट के जी, और एक इस्टेब्लिशमेंट के कंपोनेंट्स हैं। इस्टेब्लिशमेंट के अंदर देखें ना, फौज, अदलिया, पार्लियामेंट, अपना ये आपका मीडिया, इस किस्म के सारे 4-5 जो कंपोनेंट्स मिलते हैं तो एक इस्टेब्लिशमेंट बनती है। रियासत नहीं, उसको हम इस्टेब्लिशमेंट जिसको नाम देते हैं ना, इस्टेब्लिश रियासत बनती है। एक नहीं, रियासत और चीज़ है, रियासत बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट में आती है। इस्टेब्लिशमेंट जिसको हम कहते हैं वो ये कंपोनेंट सारे मिलते हैं तो एक इस्टेब्लिशमेंट तश्कील पाती है। लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक अदारा आपको डोमिनेट करता हुआ नजर आता है, इसलिए लोगों ने समझ लिया है सिर्फ एक अदारा ही इस्टेब्लिशमेंट है। अब ये इश्यूज जो है ना ये पैदा नहीं होने चाहिए, ये अफसोसनाक है और शर्म का बायस भी है हमारे लिए, स्टेट के लिए, कि देखें जब अदारे अपने अपनी आईनी हदूद में हो, एक अदारा दूसरे की हदूद में जब दाखिलत नहीं करेगा कभी ऐसे मसाइल नहीं खड़े होंगे। ये मसाइल तब खड़े होते हैं जब हम दूसरों के उधर जाकर दखल अंदाजी करें। अब जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट अपना काम करे तो जिस मुल्क के अंदर, जिस मुआशरे के अंदर इंसाफ होता है वो मुआशरा तरक्की भी करता है जी। उस मुआशरे के अंदर मसाइल भी कम होते हैं और लोगों के अंदर एक रूल ऑफ लॉ का एक कंसेप्ट भी जिंदा रहता है कि यहाँ पे कानून की हुक्मरानी है। और आप देखें मगरब की हम मिसालें क्यों देते हैं कि वहाँ पे कानून की हुक्मरानी है, वहाँ पे जो फैसला कर दिया जाए लोग फिर मनोन उस पर अमल करते हैं। जी बिल्कुल। हमारे रवैये ऐसे हैं कि हमें अदालत से एक फैसला हो भी जाए हम उस फैसले को जल्दी तस्लीम ही नहीं करते जी। हम कहते हैं हर बंदा चाहे सच्चा हो झूठा हो वो कहेगा नहीं जी मेरे खिलाफ फैसला गलत आया, कोई बंदा तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अब जुडिशरी को जब अपना काम करने से रोकेंगे, जब उनके ऊपर बिला जवाज प्रेशराइज उनको करेंगे, उनकी वीडियो बनाएंगे, उनको मुख्तलिफ हीले बहाने से रोका जाएगा तो जाहिर है फिर इस किस्म के फैसले आएंगे। ये सिलसिला तो शुरू हुआ 5 जजों से खत से, हाँ जी। लेकिन ये दरमियान में एक वाक़या सरगोदा में पेश आया जी। जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट के एक जज साहब थे, उन्होंने एक कंप्लेन की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से। उन्होंने कहा जी कि मुझे मुख्तलिफ तरीक़ों से रोका जा रहा है मेरा काम करने से और मुझे ये मसाइल दरपेश आए हैं। खासी डिटेल में वो चीज़ें हैं कि उनके घर का बिजली का मीटर काट दिया, उनको बिल ज़्यादा भेज दिया गया, उनका गैस का मीटर काट दिया गया, वो अदालत के बाहर ऐसी सिक्योरिटी खड़ी की गई कि लोगों का दाखिला बंद हो गया, ना जज साहब पहुँच पाए तो ना कोई मुलजम और मुद्दई पहुँच पाए, ठीक है, और भी कई ऐसे मसाइल है। बहरहाल जब वो इस पे जब उन्होंने खत लिखा 100 मोटों से शुरू हुआ, फिर उसको पिटिशन में तब्दील किया गया। आज जैसे शाहिद करीम साहब ने उसका फैसला लिखा जिसके अंदर उन्होंने ये तजावीज़ दी हैं, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को क्या कि आप जो भी हमारे एस्टेब्लिशमेंट से मुंसलिक अदारे हैं जिन पर मुदाखलत का ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, आप उनको रोकें कि वो जजेस को मुदाखलत ना करें और उनको उनका काम करने दें। दूसरा, अगर किसी जगह पे किसी अदालत में कुछ सिक्योरिटी मेजर्स दरकार है, जिस तरह एंटी टेररिस्ट की अदालतें हैं जहाँ पे हाई प्रोफाइल केसेस हैं, तो उस अदालत के जज के साथ मिलके उसकी मुशावरत के साथ वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाए। तीसरा, उन्होंने कहा कि जजेस को अगर कोई फ़ोन कॉल आती है, जजेस को इंस्ट्रक्शन आती है, हर जज अपनी हर कॉल रिकॉर्ड करना शुरू कर दे। इस किस्म की उन्होंने 4-5 पॉइंट्स पर मुश्तमिल। क्या मामला है? अच्छा, अब देखें पुलिस भी तो यही कुछ करती है। पुलिस भी तो आप देखें ना, एक जब आप पुलिस को पॉलिटिसाइज कर देंगे, पुलिस को आप अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, जब एक पुलिस मुलाजम आपके लिए एक नजायज काम करेगा तो वो अपनी जात के लिए 9 नजायज काम और करेगा। ठीक है, ये रवैये हैं, ये हर मुआशरे के अंदर। जब भी आप किसी से नजायज काम लेंगे आप उसको फिर अखलाकी तौर पर रोक नहीं सकते कि आपने ये दूसरा नजायज काम क्यों किया है। वो आपको कहेगा कि आपके कहने भी तो किया था ना। ठीक हो गया। तो जब आप इस तरह करेंगे तो आपके अदारे कमजोर होते चलेंगे। जब अदारे कमजोर होंगे आपकी रियासत कमजोर होगी, आपकी रियासत के पिलर कमजोर हो रहे हैं।
और आप बातें करते हैं अदारों को मजबूत करने की। अब देखिए ना, हर हुकूमत ये बात करेगी हमने अपने अदारों को मजबूत करना है। अदलिया जजेस अब अपने अदालतों में बैठ के कहते हैं हमने अपने अदारों को मजबूत करना है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा है कि हर कोई दूसरे अदारे को कमजोर करने के लिए तगदो कर रहा है, जिसकी वजह से आज हम इन मसाइल से दो चार हैं। नौशाद साहब, अब जिस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली माजी के अंदर अगर हम अपने सियासतदानों को देखें, जिसमें नवाज शरीफ साहब का भी जिक्र किया जाए, रिसेंटली अगर बानी तहरीक इंसाफ का भी जिक्र किया जाए, तो हर तरफ से इन तहफ़्फ़ुज़ात की आवाज़ आती रही है और ख़ुद अदलिया से ये आवाज़ें आ रही हैं कि हमारे साथ कुछ इस तरह के सिस्टम्स चल रहे हैं। ये रिफॉर्म्स किस तरह से मुमकिन होंगे और इस तरह की जो पॉलिटिकल इंडक्शन है या कहीं से भी जो इंजीनियरिंग की जा रही है, इसका सिलसिला कैसे रोका जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि ये अदलिया में मुदाखलत वाला मामला ना जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने उठाया था, जहाँ अब रिसेंट उसके अंदर हिस्ट्री में शायद इससे पहले भी कुछ ऑडियो टेप्स और इस तरह के मामले, कुछ वीडियोस भी वीडियोस उसके बाद बाहर आई, कुछ ऑडियोस की पुरानी जो जिनके ऊपर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के बारे में जो इल्ज़ाम जस्टिस की और इससे मुतल्लिक चीज़ें हैं, लेकिन जो इस तरह के वाक़यात का जो तसलसल था वो इस तरह नहीं हुआ करता था। और दूसरा, जो जजेस को प्रेशर या ये मुदाखलत वाला जो मामला है उसकी आवाज़ें भी इस तरह से नहीं उठती थी। मैं जब इस मसले को सोचता हूं तो मैं ये ज़रूर सोचता हूं कि जितनी आवाज़ें उठी हैं उनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुदाखलत किस नौइयत की और कितनी होगी कि ये आवाज़ें उठ रही हैं, वरना यूजुअली आपको इस तरह की आवाज़ें नॉर्मली नहीं सुनाई देती। अब मैं ज़ाती तौर पे ये राय रखता हूँ, मेरी नज़र में, कि जो अदलिया है उसके जो जज साहिबान हैं उन्हें ही ये जो आप जिसकी बात करी ना, इसको रोकने के लिए उन्हें ही आगे आना होगा, और वो आगे आ रहे हैं। वो जो उनके लिए मुमकिन बन पा रहा है वो अदलिया कर रही है। अदलिया उस पर बात भी कर रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बात हो रही है, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान गुफ्तगू कर रहे होते हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी बात हो रही है। अल्टीमेटली ये जो प्राइम मिनिस्टर हाउस को ये इंस्ट्रक्शंस गई हैं जज साहब की तरफ से, मोस्ट प्रोबेबली वो कंप्लाई करेंगे। 8 जुलाई तक उन्होंने रिपोर्ट पेश करनी है, IG पंजाब हों या दीगर इदारे हों जो इस सारे मामले के अंदर जो मुतलका हैं, कंसिडर किए जाते हैं, उन सब ने रिपोर्ट जमा करानी है। अब मामला ये है, देखिए चौधरी साहब की ये बात दुरुस्त है, हम अपने आप को तंदुरुस्त करने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि हम किसी को कमज़ोर कर रहे हैं। अगर एक इदारा, फ़र्ज़ कर लें, इसको आप इस तरह से समझें कि जब हम ये रियासत के सतूनों की बात करते हैं, 4 सतूनों की, अगर इनमें से कोई एक सतून कमज़ोर हो जाए तो बाकी 3 सतूनों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस इमारत के उस बोझ को बर्दाश्त करना। और जिन हालात जिस सतह की हमारी रियासत है, यानी हमारा लेंटर कितना मजबूत है, या हमारी फाउंडेशंस कितनी मजबूत हैं, या हमारे पिलर पहले ही कितने मजबूत हैं, ये हमें बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा है। हमें अपने इदारों का भी पता है, हमें उनकी जिसे कह लीजिए वर्किंग का भी अंदाज़ा है, उनकी सेहत का भी अंदाज़ा है, और उनके मामलात का बड़े अच्छे तरीके से इस कौम को अंदाज़ा है, और इन पर लदे जो रियासती बोझ का भी अंदाज़ा है। तो इसलिए हमें इन चारों जो सतून हैं इन्हें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, इन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर वजन उठाना चाहिए, ना कि एक इदारा जो है वो या एक सतून जो है वो दूसरे सतून को कमज़ोर करने पर लग जाए या उसको कमज़ोर करके उसका नतीजा अल्टीमेटली क्या होगा, खुदा ना खास्ता वो यही होगा कि ये रियासत की इमारत जो है वो ज़मीन बोस होगी, और उसके लिए फिर वो 3 सतून या एक सतून जो ये समझता है कि वो जो है वो बहुत ताकत रखता है या वो उसकी वजह वो अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता है, फिर वो शायद अकेला उसका बोझ ना बर्दाश्त कर पाए, और वो जो है वो भी उसी तरह के जो उसके मामलात भी वैसे ही हों जो बाकी सतूनों के हैं जो जिनको वो गिराना चाहता है। इशू ये है, समझने की बात जो है इसके अंदर वो अल्टीमेटली यही है कि आप एक दूसरे को मजबूत करें, मिलकर आगे बढ़ें। यही बात सियासतदानों पर सादिक आती है, यही बात स्टैब्लिशमेंट पर भी सादिक आती है, और स्टैब्लिशमेंट के तमाम जो कंपोनेंट्स चौधरी साहब ने बताए हैं जो भी होते हैं वो उन तमाम पर भी ये बात जो सादिक आती है। अगर हमने रियासत को लेकर आपने रियासत को आगे बढ़ाना है, इन मुश्किल हालात से निकालना है, तो फिर आपको मिलजुल कर काम करना होगा। एक तरफ हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की बात करते रहे और कई प्रोग्राम्स में की आज़म साहब के हम चाहते हैं कि हर इदारे के अंदर रिफॉर्म्स होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिफॉर्म्स भी नज़र नहीं आ रही हैं। आज जस्टिस अता मनल्ला ने भी कुछ रिमार्क्स दिए हैं, उन्होंने कहा कुछ फैसले हमने बाद में नज़र में किए, हमारा मकसद बिल्कुल भी वो नहीं था जो उसकी तशरीह बयान की गई है, और एक सियासी पार्टी को, किसी भी सियासी पार्टी को इलेक्शन से बाहर नहीं रखना था।
सर ये बादियों नज़र में फैसले करना, फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट्स देना, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या पहले मुअज़्ज़ज़ अदलिया जो है जब वो केसेस की समाअत चल रही होती है तो वो उनकी उससे सीरियस होने से, उस नौयत से वाकिफ़ नहीं होते हैं? सबसे पहले तो आपको एक और बुरी खबर सुना दो जी। अभी अभी मुझे आई है। मोटरवेज का टोल टैक्स 30% 30% बढ़ा दिया है हुकूमत ने। जी। लिहाजा ये भी महंगाई का एक जुज़्व है। अभी हम हालांकि डिस्कस कर रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो रही है वही ना। हम कह रहे थे कि कैसे रिलीफ देंगे। दूसरा ये है कि 10% लेवी बढ़ा दी गई है, पेट्रोल कैबिनेट ने अप्रूव कर लिया है। ठीक है, 60% से 70% लेवी कर 70 रुपए लेवी कर दी गई है। लिहाजा वो पेट्रोल बढ़ जाएगा, इधर से आपका टोल टैक्स बढ़ जाएगा। ये मुबारक हो पूरी कौम को। अब आ जाते हैं अदलिया की तरफ। अदलिया देखें, रिमार्क्स और चीज़ होते हैं, फैसले और चीज़ है। हाँ, काश अदलिया जो है ना वो वक़्त के ऊपर फैसले करे और वक्त के ऊपर मसाइल का इदराक करे। जब पानी सर से गुजर जाता है, जब एक काम हो चुका होता है, अब हुकूमतें बन चुकी हैं, सारा कुछ है, अदलिया को अब याद आ रहा है। अदलिया को उस वक्त भी एप्लीकेशंस जा रही थी कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं, एड्रेस करने वाली हैं। उस वक्त अदलिया ने उस वक्त अपना रोल नहीं प्ले किया। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का मामला है, फायजा पूरा मुल्क हम डिजिटलाइज करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आज हर चीज़ को कर रहे हैं। क्यों नहीं हम अपना इलेक्शन का सिस्टम डिजिटलाइज करते हैं? बिल्कुल आज करेंगे, 1-2 इलेक्शन में गलतियां करेंगे, उसके बाद हम ठीक हो जाएंगे। पैटर्न पे आ जाएंगे। सारी दुनिया ने कर दिया है। इंडिया ने अभी इलेक्शन करवाए हैं, हमारे सामने करवाए हैं। सारा डिजिटल उनका प्रोसेस था। जी। अमेरिका में हो रहे हैं इलेक्शन, डिजिटल हो रहे हैं। बरतानिया में हो रहे हैं, डिजिटल। भाई हम क्यों नहीं आगे जाते? जब इलेक्शन की बारी आती है वहां पे हमें अपनी अपनी धांधली मकसूद होती है, उसको हमने डिजिटल नहीं होने देना। और बाकी तमाम चीजें जहां पे निशाद साहब जैसे पैसे निकलवाने हैं ना, वहां पे हर चीज डिजिटल कर देंगे। ठीक है, लेकिन जहां से सिस्टम का आगाज हो रहा है उस पर शफाफियत क्यों नहीं लेके आ रहे? क्यों हर इलेक्शन में हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है ना उंगलियां उठाते हैं? और इस दफा तो उंगलियां नहीं, पूरे पूरे बाजू हमने उठाए हैं इलेक्शन कमीशन पे, जो इलेक्शन कमीशन ने किया है। एक ही दफा इसका हल यही है कि आप डिजिटल उस पर जाएं, ताकि ये धांधली वाला चैप्टर क्लोज हो। जिसको लोग पसंद करें, जिसको लोग तस्लीम करें, वो इक़्तिदार में आए और हुकूमत चलाए। सर वक्त मुख्तसर है, मैं चाहूँगी आप इसे कंक्लूड कर दें। एक तरफ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं अदलिया के और दूसरी तरफ पर ये जो आज के रिमार्क्स हैं, आप इन्हें किस तरह से कंक्लूड करते हैं? देखिए, रिमार्क्स के ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो बदलते भी रहते हैं और मुख्तलिफ हालात में वो मुख्तलिफ उनकी इंटरप्रिटेशंस हो जाती हैं। फैसले भी मैं समझता हूँ कि फैसले जो होते हैं हालात के मुताबिक हो रहे होते हैं और बाज़ औक़ात हालात बदलने से फैसलों की इंटरप्रिटेशन भी बदल जाती है। और ये जो तहफ़्फ़ुज़ात तो इसलिए अदलिया का मकसद यही रहता है कि वो इन सारे मामलात को गाहे बगाहे जब किसी को प्रॉब्लम आएगी वो अदलिया के पास जाएगा और अदलिया का काम है कि वो उनके मामलात को ठीक करे और दुरुस्त रास्ते पे डाले। जो भी उस वक्त के हिसाब से सही फैसला है वो करे। जहाँ तक तहफ़्फ़ुज़ात की बात है, तहफ़्फ़ुज़ात का मैंने आपको बता दिया है कि देखिए अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो अदलिया ही ख़त्म कर सकती है। अदलिया की रिफॉर्म्स बाहर तौर अदलिया नहीं करनी है और बेहतर यही है कि वो खुद करे बजाय इसके कि कोई और करे। अदलिया की जो रिफॉर्म्स हैं वो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि वो खुद करें। हाँ, उन्हें जब जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वो लेजिस्लेशन से अगर कुछ करवाना चाहते हैं तो वो लेजिस्लेशन करवाएं, लेजिस्लेटर्स को कहें कि ये हम ये चाहते हैं, आप इस तरह से अदलिया की रिफॉर्म्स करें। तो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उसी सूरत में। बाकी ये जो इलेक्शन कमीशन की बात है या जॉय साहब जो डिजिटाइज करने की बात करते हैं इलेक्शन को, ये सिस्टम के बारे में ज़रा मेरी राय थोड़ी सी इसलिए मुख्तलिफ है कि दुनिया में जहाँ जहाँ डिजिटाइजेशन हुई है या वो उसको क्या बोलते हैं जो आप थाम के EVM जहाँ जहाँ पे आई है वो बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स नहीं रहे। दुनिया में जहाँ पे भी इस्तेमाल किए गए हैं वहाँ बाद में प्रॉब्लम्स आई हैं और बहुत सारी जगहों पे उन्हें वापस ख़त्म करना पड़ा। तो बहरहाल मैं इस हक में नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको डिजिटाइज ना करें। मकसद वो है जो चॉइस साहब कह रहे हैं कि मैंने वोट दिया, मेरा वोट मेरा रहना चाहिए और वो वोट वही निकलना चाहिए। और जिसने जिसको वोट दिया है, जिसको आवाम समझती है कि वो उसको मनसब पे आना चाहिए या उसको ये अरनाने हुकूमत मिलना चाहिए, उसी को मिलना चाहिए। और इस दौरान किसी की भी इंजीनियरिंग नहीं होनी चाहिए। अब इसके लिए जो भी निज़ाम हम इस वक्त फूल प्रूफ बना सकते हैं, कर सकते हैं, वो करना चाहिए। लेकिन
मेरी नजर में ये सारी सियासी जमातें मिल बैठकर वो नहीं करती। बदकिस्मती से सर, ब्रेक पे जाना जो है। आज करता है वो कल नहीं करता, जो कल करता है वो परसों नहीं करना चाहता। इनको मिलकर करना है। और ये सियासत इस मामले में सिर्फ और सिर्फ अगर कोई कसूरवार है तो वो ये तमाम सियासी जमातें हैं हमारी। ठीक हो गया जी। रियासत ने ही मिलकर तमाम तर चीज़ों को ठीक करना है और उसके यहाँ से पॉलिसीज को तरतीब देना है। यहाँ लेते हैं मुख्तसर सी ब्रेक और ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं मईशत के हवाले से, जहां मईशत में कुछ खबरें अभी हमने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताई। आजम चौधरी साहब ने बताया कि किस तरह से टोल टैक्स में इजाफा किया गया है, पेट्रोलियम की कीमत में इजाफा किया जा रहा है। तो मईशत को आखिर हुकूमत किस तरह से ठीक कर सकती है? मौलाना फजल रहमान साहब का ये कहना है कि अफसोस से कहना पड़ता है कि जो दौरा चीन किया गया है उससे हमें कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। जबकि मौजूदा हुकूमत ने यह भी कहा था कि SIFC के इजलास के बाद सरमायाकारी का एक बहुत बड़ा लेवल जो है पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। इस हवाले से चीन भी हमारे साथ मौजूद है, तो हम तमाम तर चीज़ों को, तमाम तर हालात को ठीक कर सकते हैं। आज़म चौधरी साहब, एक तरफ से सरमायाकारी लाने की बात भी की जा रही है, उसी सिलसिले में अज़्म इस्तेहकाम भी आपने देखा, तो हमने डिस्कस भी किया। मौलाना फजल रहमान साहब की जो स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं कि आपके दौरा चीन का तो हुकूमत को कोई फ़ायदा या लोगों को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हुकूमत के लिए वो फ़ायदामंद रहा लेकिन लोगों के लिए फ़ायदामंद नहीं रहा। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? वैसे मौलाना फजल रहमान साहब से तो निशात साहब को निमटना चाहिए। जब मैंने ये बात की थी तो निशात साहब मेरे साथ खूब निमटे थे। अब देखें उनसे भी निपट लेते। देखें, ये सिर्फ चाइना की इशू नहीं है, तमाम ममालिक के साथ इस वक्त हमारे मिलते जुलते मामला चल रहे हैं। PDM की गवर्नमेंट थी, PDM 1 की। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। उन्होंने अपने एक बड़े अहम और बड़े रफ़ीक दोस्त वज़ीर, उनको अपना जहाज़ दे के भेजा 3 मुल्कों के दौरे पर, जिसमें सऊदी अरब था, कतर था, अबू धाबी था। और वो तीनों ममालिक के दौरे पर गए और उन्हें आगे से जो मशवरा दिया गया वहाँ पे हेड ऑफ़ स्टेट से, उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट हेड ऑफ़ स्टेट है, उन्होंने कहा कि कब तक मांगते रहेंगे आप जी, हम कितनी देर तक आपकी इस तरह इमदाद करते रहेंगे। लिहाजा आप अपने इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं उनका निज़ाम देखें, उन्होंने किस तरह अपने आप को संभाला है। आप भी किसी उस मॉडल के ऊपर जाएं, अपनी इकोनॉमी को ठीक करें। जब हम खुद अपनी इकोनॉमी ठीक नहीं करना चाहते तो लोग क्यों हमारे पास इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे? जब हमारा यहाँ से इन्वेस्टर पैसा उठा के बाहर ले जाएगा, कोई दुबई में जायदादें खरीद रहा है, कोई यूरोप में खरीद रहा है, कोई अमेरिका कनाडा में खरीद रहा है, कोई बरतानिया में ले रहा है, तो हम लोगों को कह रहे हैं आप अपना पैसा यहाँ पे लेके आए। देखें, वो लोग अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी देखेंगे कि हमें रिटर्न क्या आना है। सबसे पहले तो वो ये देखेंगे क्या हालात मुवाफिक हैं हमारे लिए, क्या सिक्योरिटी के वहाँ पे इतने इंतजामात हैं, सिक्योरिटी की इतनी अच्छी सूरत हाल है कि हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। दूसरा, उसके साथ साथ हमें क्या प्रॉफिट उसमें से निकलेगा, क्योंकि कारोबार है ना, इन्वेस्टमेंट क्यों करता है? अपने मुनाफा के लिए। जब उन्हें ये चीज़ें नज़र आएंगी तब क्यों आएगा। सबसे पहले तो हमें ये माहौल पैदा करना है यहाँ पे, अपनी इंडस्ट्री, अपने बिजनेसमैन को पहले हमें स्ट्रेंथन करना है ताकि दुनिया को दिखा सकें कि देखें जी ये निशात साहब ये इंडस्ट्री चला रहे हैं और कितनी कामयाब इंडस्ट्री है, और वो एक मॉडल के तौर पे हम दुनिया को दिखाएं कि इसको देखें, आप भी आएँ। जब हमारे अपने मॉडल जो बने बनाए मॉडल थे वो हमने तबाह कर लिए हैं, अपनी इंडस्ट्री हमने बंद कर ली है, अपनी एनर्जी का हम इतना बड़ा क्राइसिस फेस कर रहे हैं और अपने हाथों से खोदे हुए गड्ढे के अंदर गिरे हुए हैं IPPs के साथ मुआहदे करके, और अब आप कहते हैं कि हम दुनिया की इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। देखिए, ऐसे नहीं होता। सबसे पहले आप अपने जो बिज़नेस के यहाँ पे लोग कर रहे हैं उनको थोड़ा स्ट्रेंथन कर दें। एक वो सबसे बड़ी पाकिस्तान में वो टाइल बनाने वाली एक फैक्ट्री है गुजरांवाला में, मैं नाम नहीं लूँगा, मार्केटिंग वाले शायद एतराज़ करें, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी थी, उनकी मिलें बंद हो गई हैं। और अब कारोबार बंद होने के बाद, क्योंकि लाइबिलिटीज़ होती हैं, हर कारोबार के ऊपर लाइबिलिटीज़ होती हैं, एक कभी किसी महीने एक्साइज वाले उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं उस फैक्ट्री के मालिक को, अगले महीने उनको FBI वाले गिरफ्तार कर लेते हैं, अगले महीने FIA आ जाती है, कोई पुलिस आ जाती है चेक लेके। अब ये पाकिस्तान के वो बिजनेसमैन हैं, चोटी के बिजनेसमैन में जिनका शुमार होता था,
अब जब हमारे ये रवैये होंगे, हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही होगी और हमारा जो बिजनेसमैन है वो लोगों जो लेनदार हैं उनके सामने गिड़गिड़ाता फिर रहा होगा, कौन यहाँ पे कारोबार करेगा? भाई आप पहले माहौल साजगार करें, ताकि लोग अपने कारोबार, अपनी इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करें ताकि दुनिया उसको देख के आपके पास कारोबार करने के लिए आए। नौशाद साहब, अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तानी सरमायाकार जो है इस वक्त तो इन्वेस्टमेंट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं कि वो बांग्लादेश हो या कोई और मुल्क हो जहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट अपनी कर सके। और जिस सिचुएशन को भी आज़म चौधरी साहब हाईलाइट कर रहे हैं कि जब आपका अपना इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा तो बाहर से आप कैसे लोगों को लाएंगे। एंड सेकेंडली कि जो SIFC का इजलास, चीन का दौरा, फिर उसके बाद ये कहना था कि मोहम्मद बिन सलमान बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे, ये तमाम तर चीज़ें हम अपनी मईशत कैसे ठीक करेंगे? पहली बात तो यह है कि चौधरी साहब ने बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की चीज़ें हैं जिनमें जिन बातों को सीखते समझते बाल सफ़ेद हो जाते हैं, या उनकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि करोड़ों रुपया दे के वकला किए जाते हैं या उनके मसाइल दूर किए, तो वो बड़ी आसानी से चौधरी साहब ने बात की है। देखिए, बाहर से सरमायाकारी का हमारी इंडस्ट्री के बेहतरीन होने से कोई ताल्लुक नहीं है। साड़ी इंडस्ट्री एडी बेहतरीन हो तो सानू बाहर से सरमायाकार हमने क्यों लाने हैं? जी बिल्कुल, मसला ये इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और एक और बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि हमारे यहाँ से अगर कोई बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, या इसका मतलब ये है कि बाहर इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए। ये दोनों तीनों कॉन्सेप्ट गलत हैं। ये जो विकी आपको याद होगा दुबई लीग्स आई थी, इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडियंस की है, ठीक है? तो इंडिया की इकॉनमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। इंडियन इकॉनमी बाज़ औक़ात आपकी इकॉनमी जो आपके लोग हैं, आज हम इंडिया से कंपैरिजन भी तो नहीं कर सकते ना? नहीं कर सकते। मैं एक बात कर रहा हूँ, आप लोग जब आपकी इकॉनमी बहुत ग्रो कर जाती है, या बाज़ औक़ात आपके जो लोग हैं उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट होती है कि वो समझते हैं कि बाहर भी कर सकते हैं, ये इश्यूज़ नहीं है। लेकिन जो चौधरी साहब बात कर रहे हैं ना, वो असल नुक्ता वो है कि क्या यहाँ कारोबार का माहौल है। उसमें एक एरिया सिक्योरिटी का है जी, जो मेजर एरिया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ दहशतगर्दी का मामला है। आपके ये चीनी इंजीनियर्स वाला मामला है जिसके ऊपर ये सारी बहस छिड़ी हुई है, जिसपे ये मौलाना फजलुर रहमान की जो आपने बात कही थी, वो लोग ये गुफ्तगू करते हैं। चीन का दौरा कामयाब है, ये हम नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान का दावा नहीं है, ये उस मुश्तरका एलानिये में लिखा हुआ है। अगर आप किसी CPEC का फेज़ 2 जो है वो अनाउंस कर जाते हैं पब्लिकली और दोनों ममालिक की तरफ से जो मुश्तरका एलामिया है, इसका मतलब वो दौरा कामयाब है। फिर वो जितना एलामिया में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे जो है मुफ्त में नहीं होने जी। वो सारे अरबों डॉलर्स की चीज़ें हैं जो अगर आप उनको समझते हो उन एरियाज़ को, तो आपको पता है कि ये अरबों डॉलर्स लगाने के बाद ही ये चीज़ें बन पाएंगी। दूसरी बात, तीसरी बात, मिडल ईस्ट के अंदर या सऊदी अरब के दौरा सऊदी अरब के अंदर हमने नहीं, सिर्फ पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं, जो सऊदी हुकूमत ने या UAE की हुकूमत ने जो चीज़ें अनाउंस कर दी हुई हैं वो अनाउंस्ड हैं, वो पीछे नहीं हटा जा सकता उनसे, वो काफ़ी डेलिब्रेशंस के बाद हुई हैं। अब मामला क्या है? अब मामला ये है कि देखिए, हमें ये मालूम है कि बिशाम वाक़े के बाद चीनी इंजीनियर्स का मामला आया। चीनी जो थे वो सिक्योरिटी के मामले पे बहुत कंसर्न थे, उन्होंने उसके ऊपर बात की, उन्हीं की सिफारिशात भी हमारे सामने रही। हम खुद दहशतगर्दी को फेस कर रहे हैं, हम वो देख रहे हैं। सिर्फ शाम का वाक़या तो नहीं हुआ ना, सिर्फ चीनी में नहीं हुए, उसके अलावा भी आए रोज़ आपको पता है कि हमारे जो आर्मी के जवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। अफगानिस्तान से जत्थे के जत्थे आते हैं, वो हमले करते हैं, हमारी शहादतें हो रही हैं आज भी। तो हमें उस सारे मामले को टैकल करना है। तो आपने अज़्म इस्तेहकाम जो ऑपरेशन है उसकी बात यही है, उसमें वो चीनियों वाला मामला भी है, उस कारोबारी माहौल को प्रोवाइड करने वाला मामला भी है, और सिर्फ सिक्योरिटी नहीं है। और जो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया उस ऑपरेशन के खिलाफ, वो भी मामला नहीं है, क्योंकि किसी को डिस्प्लेस नहीं किया जा रहा, किसी को हटाया नहीं जा रहा। मकसद सिर्फ ये था, एक फोकस करके आपने एक तरह का, इसको यूं समझिए कि ये एक तरह का स्वीपिंग ऑपरेशन होगा, जिसके अंदर अब ये जो मामलात हमारे सामने हैं इनको एक दफ़ा फिक्स किया जाएगा, जिसमें सिक्योरिटी के अलावा कारोबारी माहौल पैदा करना, जो SIFC के सामने मुश्किलात या इन्वेस्टमेंट फौरी तौर पे लैंड करने का मामला है, उसको इंश्योर करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी इसका हिस्सा रहेंगे। और ये SIFC की ही रिकमेंडेशन है, ये SIFC के साथ मिलकर ही किया जा रहा है। सो मेरी नज़र के अंदर जो जिन बातों का एक्चुअली चौधरी साहब कह रहे हैं, तवज्जो दिला रहे हैं, उन्हीं के मद्देनज़र ये सारा कुछ किया जा रहा है। ठीक है सर, वक्त मुख्तसर है, मैं चाहूँगी अगर हम कंक्लूड करें तो आप इसे किस तरह से कंक्लूड करेंगे, और जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार आप कर रहे हैं, ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से भी किया गया था, तो आप इसे किस तरह से कंक्लूड करेंगे? देखिए फ़ायज़ा, मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे पहले हमें सस्ती एनर्जी की ज़रूरत है ताकि हम अपनी इंडस्ट्री को, अपनी एग्रीकल्चर को सपोर्ट दे सकें।
सबसे पहले हम प्रोग्राम में एनर्जी के ऊपर ही शोर मचा रहे थे कि एनर्जी इतनी महंगी है कि आम आदमी, वो घरेलू सार्फिन, वो बेचारे नहीं उसका बिल दे पा रहे। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उसके आप खुद अंदाज़ा कर लें कि उसको कितने बिल आते होंगे। जब तक हम अपनी कॉस्ट उसको कंट्रोल नहीं करते, अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को नीचे नहीं लेके आते, हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी, और एक्सपोर्ट्स तब बढ़ेंगी जब इंडस्ट्री चलेगी, एग्रीकल्चर अच्छी होगी और कंपैटिबल होगी दुनिया में। ये जो इनपुट्स वाला मामला है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अगर आपकी इनपुट कंपैटिटिव नहीं है, आप जो मर्जी प्रोड्यूस कर लें, आपके पास आपको मार्केट में वो प्राइस ही नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने प्राइस के लिए भी तो कंपैटिटिव होना है दुनिया के साथ। और दूसरी बात यह है कि ये इसके पीछे पॉलिसीज का एक तसलसल जिसकी हम बात करते हैं वो मौजूद होता है, और आहिस्ता आहिस्ता आप उसकी तरफ जाते हैं। यकीनन इस एनर्जी की प्राइसेस के साथ तो कोई भी कहीं पे भी कम्पीट नहीं कर सकता। हम जो है वो कई गुना महंगे हो चुके हैं। अब एक ज़माना था हमें वापडा वाले कहानियां सुनाते थे कि जी खित्ते में हम सबसे कम कीमत बिजली देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन ये पिछले गुज़श्ता चंद सालों के अंदर अब आप एक्सपेंसिव तरीन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कोई काम शुरू होगा, उसको एक वक्त दरकार है, उसके बाद उसके नताइज पे गुफ्तगू की जा सकती है। अब आप काम अगर शुरू भी ना हो तो उसके नताइज के ऊपर क्या डिबेट की जा सकती है या उस पर क्या नताइज अखज़ किए जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त जो भी एफर्ट पुट की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, वो कोशिश पूरी की जा रही है कि वो तमाम मामला जिसकी तरफ चॉइस आप निशानदेही करते हैं, ख़ास तौर पर जो बैरूनी सरमायाकारी है, हमारे अमन अमान का मामला है, कारोबारी माहौल है, इन सबको इंश्योर किया जाए। ठीक है, इसे इंश्योर कैसे करेंगे? अगर अज़्म इस्तेहकाम की बात की जा रही है, क्या ये इंश्योरिटी के लिए आपको लगता है ये काफ़ी रहेगा? और ये जो मौलाना साहब की स्टेटमेंट है इस वक्त इस टाइम के ऊपर, अगर हमारे पॉलिटिशियंस इस किस्म की स्टेटमेंट देंगे, क्या ये जेस्चर हमारा बाहर शो नहीं होगा? अज़्म इस्तेहकाम हो या कोई भी ऑपरेशन हो, जब तक आपके तमाम स्टेक होल्डर्स और कौम एक पेज पे नहीं होगी, मैं समझता हूँ कि इस किस्म के किसी एडवेंचर में हमें नहीं जाना चाहिए। पहले आपको कौम को उस पेज पे लाना पड़ेगा। APS वाक़े के बाद पूरी कौम और तमाम स्टेक होल्डर्स उस पेज पे आए थे, तो हमने ज़रबे अज़्म किया था। तो अब भी ज़रूरी है कि अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने से पहले सबके तफज़ात दूर किया जाए, सबको मुतमिन करके आप बिल्कुल ऑपरेशन में जाएं। ठीक हो गया जी, प्रोग्राम का वक्त भी यहीं पर ख़त्म हुआ चलता है। मईशत को ठीक करना हो, सियासी अदम इस्तेहकाम को ठीक करना हो, या दीगर इदारों में रिफॉर्म्स करने हो, ये तमाम तर चीज़ें तभी मुमकिन हो सकती हैं जब हक़ और अपोजिशन साथ मिलकर एक पेज पर बैठ कर फैसला करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़न फ़ायज़ा बुखारी को, मेरे पैनल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।